कंपटीशन आपके वीडियो लेक्चर में स्वागत है स्टूडेंट्स आपका। और आज मैं आपको पर्यावरण अध्ययन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बताने जा रहा हूं जो कि टीईटी के पर्पस से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार आप अच्छे से ज़रूर इसको देख लें और समझने का प्रयास करें। पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, प्राकृतिक पर्यावरण के डैश मुख्य घटक हैं। तो देखिए, प्राकृतिक पर्यावरण आप अपने पर्यावरण के आसपास देखिए, पानी है, हवा है, भूमि है, तो यानी तीनों घटक मुख्य हैं। तो जो मुख्य घटक हैं पर्यावरण के वो पानी, भूमि तथा हवा तीनों हैं। तो इसका आंसर उपरोक्त सभी आ जाएगा, तीनों। ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है आपका स्टूडेंट्स, जैविक पर्यावरण को डैश भागों में बांटा जा सकता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो उत्पादक है वो भी है आपका जैविक पर्यावरण के अंतर्गत ही है। उत्पादक जैसे पेड़ पौधे हुए, उपभोक्ता जैसे जीव जंतु हो गए, उपभोक्ता श्रेणी में आ गए, और विनाशक जो डिस्ट्रॉय करते हैं सारे को। तो ये तीनों जो उपरोक्त तीनों जो है जैविक पर्यावरण में आते हैं। तो ये तीनों भाग हैं जैविक पर्यावरण के। तो यहाँ पे उपरोक्त तीनों आ जाएगा आंसर। उसके बाद है भौतिक पर्यावरण को डैश पर्यावरण भी कह सकते हैं। तो जो आपका आसपास का पर्यावरण है वो प्राकृतिक पर्यावरण है। तो आप जो भी चीज़ है फिजिकल, जो भी आप देखते हैं, हवा, वायु, पेड़ पौधे, तो ये सब प्राकृतिक हैं। तो भौतिक पर्यावरण को आप क्या कह सकते हैं? प्राकृतिक पर्यावरण भी कह सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण व्यक्ति के डैश स्वास्थ्य को बहुत प्रभावित करता है। तो जिस प्रकार के आप पर्यावरण में रहेंगे, तो मानसिक, संवेगात्मक, शारीरिक, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रभावित होता है वो शारीरिक है। तो पर्यावरण के अनुसार ही मनुष्य का स्वास्थ्य भी डिपेंड करता है। आप अगर स्वस्थ पर्यावरण में रहेंगे, स्वस्थ वातावरण में रहेंगे, तो आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। ठीक है। तो ये जो है आपका स्वास्थ्य जो बहुत प्रभावित करता है, तो शारीरिक स्वास्थ्य होगा यहाँ पे। ठीक है। उसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण वह सब कुछ है जो किसी जीव या वस्तु को चारों ओर से घेरे रहता है और उसे प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। यह कथन किसका है? तो स्टूडेंट्स, यह कथन है गिसबर्ट का। किसका है? गिसबर्ट का। याद रखेंगे, पर्यावरण वह सब कुछ है जो किसी जीव जंतु को चारों ओर से घेरे हुए है। यह कथन किसका है? यह है गिसबर्ट का। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश हमारे प्राकृतिक पर्यावरण के अंग हैं। पेड़ पौधे, पानी, धूप, इनमें से कोई नहीं। तो पर्यावरण देखिए, धूप स्टूडेंट्स आपके पर्यावरण के अंग नहीं है, पेड़ पौधा है और आपके पानी जो हैं वो, इसमें से दो होना चाहिए ऑप्शंस। तो लेकिन यहाँ पे पेड़ पौधे सिर्फ दिया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, पर्यावरण प्रदूषण के मुख्य घटक हैं। तो आपको पता ही होगा, प्रदूषण जल प्रदूषण भी है, वायु प्रदूषण भी है, ध्वनि प्रदूषण भी है, मृदा प्रदूषण भी आता है। तो यहाँ पे तीन ऑप्शंस ही हैं। तो ये तीनों का तीनों ऑप्शंस होंगे। तो पर्यावरण प्रदूषण के ये तीनों प्रमुख घटक हैं, तीनों आते हैं इसके अंतर्गत। उसके बाद है स्टूडेंट्स आपका अंतिम यहाँ पे लास्ट क्वेश्चंस कि प्रभावी दशाओं, थोड़ा सा मैं इसका साइज बढ़ा लूँ, प्रभावी दशाओं का योग जिसमें प्राणी रहते हैं पर्यावरण कहलाता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन तांसले का है। प्रभावी दशाओं का योग जिसमें प्राणी रहते हैं पर्यावरण कहलाता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन तांसले का है। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, पर्यावरण से अभिप्राय उन समस्त डैश से है जिनका प्रत्यक्ष प्रभाव मानव पर पड़ता है। तो शक्तियों का भी प्रभाव पड़ता है, प्रक्रियाओं का भी प्रभाव पड़ता है, तत्वों का भी प्रभाव पड़ता है। ठीक है। तो सारी चीज़ आ जाएंगी यहाँ पे जिसका कि मानव पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है, शक्तियों का, प्रक्रियाओं का तथा तत्वों का। तीनों का पर्यावरण से अभिप्राय उन समस्त डैश से है, शक्ति, प्रक्रियाओं, तत्वों से है जिनका कि प्रत्यक्ष प्रभाव मानव पर पड़ता है। तीनों हो जाएगा। अब है 10 नंबर क्वेश्चंस, पृथ्वी तथा वायुमंडल का वह भाग जिसमें सभी प्रकार के डैश विद्यमान हैं पर्यावरण के जैव मंडल कहलाते हैं। तो सभी प्रकार के जीव जंतु, वनस्पतियाँ मिलके क्या करते हैं? वायुमंडल का, जैव मंडल का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन डी उपरोक्त सभी आएगा। उसके बाद है क्वेश्चन स्टूडेंट्स, स्थल मंडल की बाह्य सतह जो हमारे पर्यावरण का निर्माण करती है डैश नामों से जानी जाती है। तो स्थल मंडल का आप देखिए ही, महाद्वीप,
मरुस्थल, पहाड़, ये तीनों नाम स्थल मंडल के ही हैं, भूमंडल का ही नाम है। जहाँ ऊंचा है पहाड़, जहाँ मरुस्थल, जहाँ बालू ही बालू है, जहाँ पे पेड़ पौधे नहीं उग रहे हैं वो मरुस्थल है, मरुभूमि। महाद्वीप, जहाँ महाद्वीप, ठीक है, जो चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, तो ये है आपका। तो स्थल मंडल की बाह्य सतह जो हमारे पर्यावरण का निर्माण करती है डैश नामों से जानी जाती है, तो इनमें से उपरोक्त सभी आ जाएगा। उसके बाद है सृष्टि को डैश प्रदान करने में वायुमंडलीय तत्वों की सर्वोच्च भूमिका है, तो ये याद रखेंगे। जीवन, जो सृष्टि में जो जीवन, जो किसी जीव का जो जीवन चल रहा है वो वायुमंडलीय तत्वों की इसमें बहुत बड़ी भूमिका होती है। जैसे आपका वायु है, पानी है, वनस्पति है, अगर ये सब चीज़ नहीं रहेगा तो जीवन संभव नहीं है। इसलिए सृष्टि को जीवन प्रदान करने के लिए वायुमंडल के सभी तत्वों की भूमिका बहुत ही ज़्यादा है। वायुमंडल में जीवनदायी जैसे डैश, सूर्य प्रकाश और ऊर्जा आदि पाई जाती है। तो ऑक्सीजन भी है, क्योंकि जितने भी जीव जंतु हैं वो सांस ऑक्सीजन ही लेते हैं। नाइट्रोजन भी जरूरी है, क्योंकि जितने भी पेड़ पौधे हैं वो भोजन और नाइट्रोजन उसमें पाया जाता है, वो भोजन के रूप में भी लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को भी लेते हैं। तो ये सब उपरोक्त तीनों होना बहुत ज़रूरी है, तभी ये जितने भी जीव जंतु हैं, वनस्पति हैं, वो इस धरातल पे टिक पाएंगे। इसलिए इसका आंसर उपरोक्त सभी। यहाँ पे देख रहे हैं क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर उपरोक्त सभी आ रहा है स्टूडेंट्स। तो देखिए ये सब सिंपल सा है, जनरल नॉलेज का भी चीज़ है ये सब, तो आप आराम से ये सब सेक्शंस कर सकते हैं स्टूडेंट्स। उसके बाद है वायुमंडल के तत्वों का समुच्चय कहलाता है। तो वायुमंडल के जो तत्व का समुच्चय है वो क्या कहलाता है स्टूडेंट्स? ये मौसम, जलवायु, तो ये दोनों है, मौसम एवं जलवायु दोनों कहलाता है। उसके बाद है वायुमंडलीय तत्वों के डैश के कारण पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां तथा जीव पाए जाते हैं। तो यह है आपका असमान वितरण के कारण, वायुमंडलीय तत्वों के असमान वितरण के कारण पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न प्रकार के वनस्पतियां एवं जीव पाए जाते हैं। तो अगर एक जैसा समान वितरण होगा तो सारे जीव जंतु सेम प्रकार के हो जाएंगे। जैसे रेगिस्तान में आपका कैक्टस, नागफनी होता है, तो वहाँ का भूमि जो रेगिस्तान है बालू ही बालू है, जिस कारण से वहाँ का जो पेड़ पौधा है बिल्कुल कटीला होता है। तो ये जो है असमान वितरण के कारण है कि जो वनस्पतियाँ और जीव जंतु में जो है भिन्नताएं पाई जाती है। तो ये याद रखेंगे, असमान वितरण। डैश द्वारा मानव अपने पर्यावरणीय ज्ञान में वृद्धि कर रहा है, तो वह है जांच विधि, भूल विधि, जांच एवं भूल विधि दोनों। तो इसका आंसर है आपका जांच एवं भूल विधि दोनों। इसके पीछे रीजन क्या है स्टूडेंट्स कि डैश द्वारा मानव को पर्यावरणीय ज्ञान में वृद्धि करता है। जब आप कोई चीज़ जांचते हैं, फिर उससे कुछ निष्कर्ष आता है, फिर आप उसको विस्मरण कर जाते हैं, भूल जाते हैं, फिर आप उसको जांचते हैं। तो जांचने और भूलने की क्रिया ये लगातार निरंतर चलते रहती है। तो इससे क्या होता है, ज्ञान की वृद्धि होती है। अन्य जीवों के समान डैश भी पर्यावरण का एक अंग है। तो सभ्यता पर्यावरण का अंग नहीं है, संस्कृति भी अंग नहीं है। ये जो अंग है वो क्या है, मानव। मानव जो है पर्यावरण का बहुत अभिन्न अंग है। उसके बाद है निम्न में से किसके अनुसार पर्यावरण एक बाह्य शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है? तो ये है E.J. रॉस। जैसा जिस पर्यावरण में आप रहेंगे उस प्रकार से आप ढल जाएंगे, उस प्रकार से आपके आचार विचार, उद्योग धंधे सब कुछ बदल जाते हैं। तो पर्यावरण का बहुत ही इफेक्ट होता है मानव शरीर पे। तो ये इसको जो प्रतिपादित किया ये कथन वो E.J. रॉस ने किया है, E.J. रॉस याद रखेंगे। उसके बाद है प्राकृतिक पर्यावरण के साथ सांस्कृतिक पर्यावरण को जोड़कर किसकी संज्ञा दी गई है? तो वो है भौगोलिक पर्यावरण। जो प्राकृतिक पर्यावरण है उसके साथ साथ जैसे आपका उद्योग धंधा, आचार विचार, रहन सहन, जो भी संस्कृति है यहाँ का, ठीक है, तो उसका जो अध्ययन होता है वो भौगोलिक वातावरण या भौगोलिक पर्यावरण के अंतर्गत हम उसका करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद है यहाँ पे क्वेश्चंस, किसी भूभाग के वायुमंडल की दशा, तापमान, वर्षा, आर्द्रता, वायु की दशा, वायुदाब आदि के वार्षिक औसत को क्या कहा जाता है? तो जलवायु। जैसे भारत का मानसून जलवायु है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे किस टाइम पे वर्षा होगी और कहाँ से किस प्रकार का वायुदाब रहेगा, आर्द्रता कैसा होगा, तो ये डिपेंड करता है जलवायु पे। और हर एक देश का अपना अपना जलवायु है।
तो यहाँ का मानसून जलवायु के कारण आपके उत्तरी भारत में वर्षा होती है। तो ये सब जो है वायुमंडल की दशा, तापमान, वर्षा, आर्द्रता, ये बिल्कुल ये सारा जो फैक्ट है वो जलवायु के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है स्टूडेंट्स। अब क्वेश्चन नंबर 21, प्रभावी दशाओं का वह संपूर्ण योग जिसमें जीव रहते हैं पर्यावरण कहलाती है। यह कथन किसका है? तो टॉन्सले का है, याद रखेंगे, टॉन्सले। प्रभावी दशाओं का वह संपूर्ण योग जिसमें जीव जंतु रहते हैं पर्यावरण कहलाता है, वो है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? तो यह है टॉन्सले के द्वारा। निम्न में से पर्यावरण को प्रदूषित करने वाला मुख्य प्रदूषक कौन सा है? तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल ये प्रदूषक ही है। कार्बन मोनोडाइऑक्साइड भी आपका है और आपका सल्फर डाइऑक्साइड तो है ही, जिस कारण से ओजोन में छिद्र होता है सल्फर डाइऑक्साइड के कारण, और अम्ल वर्षा का भी प्रमुख कारण है ये सल्फर डाइऑक्साइड। तो पर्यावरण प्रदूषित करने के ये तीनों कारक हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? उपरोक्त में से सभी। उसके बाद है, जिस जल में कोई अवांछनीय तत्व नहीं होता है वो क्या कहता है? तो शुद्ध जल। आपको पता होगा कि पूरे पृथ्वी पे लगभग 0.3% भाग ही आपका शुद्ध जल है जो कि पीने योग्य है। बाद बाकी जो है आपका वाटर जो है वो पीने योग्य नहीं है। तो जल में जब कोई अवांछनीय तत्व नहीं होता है तो उसको बोलते हैं शुद्ध जल। वायु प्रदूषण के कारक हैं, तो किस प्रकार के वायु प्रदूषण के प्रकार हैं? तो देखिए, विविक्त वायु प्रदूषण, उसके बाद गैसीय प्रदूषण, रासायनिक प्रदूषण। तो जितने भी रासायनिक पदार्थ से जो प्रदूषण होते हैं वायु का प्रदूषण, वो रासायनिक प्रदूषण कहलाता है। और गैसीय प्रदूषण, गैस के कारण जब होता है प्रदूषण तो वो गैसीय प्रदूषण कहलाता है। तो ये सब आपका कॉमन सेंस का चीज़ है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स उपरोक्त सभी। मृदा भूपटल का वह क्षारित पदार्थ है जिसमें अनेक कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थ का सम्मिश्रण होता है तथा वह पौधों को उगाने में आवश्यक भोज्य पदार्थ प्रदान करता है। तो यह कथन किसने लिखा है, कहा है? तो हिलगार्ड ने। मृदा भूपटल का वह क्षारित पदार्थ है जिसमें अनेक कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थ सम्मिश्रण है। तो यह कथन किसका है? हिलगार्ड का। पर्यावरण जीव के पारिस्थितिक कारकों का योग है, यह किसने कहा है? यह ए फिटिंग ने कहा है। पर्यावरण जीव के पारिस्थितिक कारकों का योग है, यह किसने कहा है? यह ए फिटिंग ने कहा है। स्टूडेंट्स, अगर आपके पास इस प्रकार के नोट्स नहीं हैं तो आप ज़रूर इसको एक बार पॉज करके लिख लें कॉपी में, डायरी में, और फिर इसको ज़रूर आप एग्ज़ाम जाने से पहले एक बार देख लें। हो सकता है 2-4 क्वेश्चन इससे आपका आ जाए। पर्यावरण संतुलन के लिए आवश्यक नहीं है, तो जनसंख्या नियंत्रण बिल्कुल आवश्यक है। खनन पर नियंत्रण, ये भी पर्यावरण संतुलन के लिए आवश्यक है। अगर आप खनन कर लेते हैं तो उस एरिया में भू अपरदन आने की, भूक्षरण होने की संभावना होती है। खलन जो होता है वो होने की संभावना हो जाती है। जनसंख्या नियंत्रण नहीं करेंगे तो भी आपको प्रभावित करेगा। जनसंख्या जरूर आपके पर्यावरण को प्रभावित करती है। पेट्रोलियम पर राशनिंग, ये भी आपको प्रभावित करती है। ये उद्योग पर प्रतिबंध, ये प्रभावित नहीं करता है। अगर आप उद्योग पे, किसी भी उद्योग पे प्रतिबंध लगाते हैं तो ये पर्यावरण संतुलन को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक में से नहीं है, नहीं करेंगे ये। उसके बाद है, पर्यावरण पर मानव ने विकास के कौन से काल में सर्वाधिक प्रभाव डाला है? तो जो पर्यावरण पे सबसे ज़्यादा अभी का जो आधुनिक काल चल रहा है, वैज्ञानिक, तकनीकी एवं औद्योगिक काल, जो अभी का आपका काल चल रहा है वो वैज्ञानिक, तकनीकी एवं औद्योगिक काल है। ये मानव ने इस काल में सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है पर्यावरण को। आप देख रहे हैं कि हर एक चीज़ में चेंजिंग आ रहा है। वन विनाश का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ग्रीन हाउस उत्पन्न करने वाले गैसों की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। क्या होता है कि ग्रीन हाउस, तो ग्रीन हाउस जो है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण उत्पन्न होता है। ग्रीन हाउस वह स्थिति होती है जिसमें कि तापमान जो पृथ्वी पे तो आता है सूर्य का ताप, लेकिन लौट के जा नहीं पाता है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ऐसा हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा ये वन विनाश करते हैं आप, तो ये ग्रीन हाउस का प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ जाता है पृथ्वी का, और जिससे जो भी आपके गोलार्ध में स्थित हैं बर्फ़ वो पिघलना शुरू हो जाते हैं, और जिससे क्या पानी की मात्रा बढ़ जाती है, बाढ़ आने की संभावना या जल का स्तर में वृद्धि होना, ये सब ग्रीन हाउस के कारण हैं।
टेम्परेचर का वृद्धि हो जाना। उसके बाद औद्योगिक का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए वायु प्रदूषण भी होता है, क्योंकि कल कारखाने से धुआं निकलता है, ये वायु को प्रदूषित करता है। जो कचरे निकलते हैं जलीय विलयन, जिसको कि नदी में डाला जाता है, इससे जल प्रदूषण हो जाता है। और जो ध्वनि जो लगभग 60 डेसिबल से अगर ज़्यादा 80 डेसिबल के आसपास अगर कोई कारखाना अगर ध्वनि प्रदूषण कर रहा है, लगभग 80 डेसिबल से लगभग 100 डेसिबल के आसपास वो ध्वनि उत्पन्न करता है, तो वो ध्वनि प्रदूषण में भी वृद्धि करता है। तो ये उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा। नागरीकरण के परिणाम स्वरूप जिन पर्यावरण समस्याओं का जन्म हुआ था उनमें से है, तो नगरीकरण है। जब आपका नगरीकरण होना शुरू हुआ तो उद्योग का केंद्रीकरण से वायु प्रदूषण में वृद्धि, क्योंकि उद्योग एक केंद्र बना दिया गया, नगर में ही उद्योग धंधे स्थापित किए गए, जिस कारण से वायु प्रदूषण में भी वृद्धि हुई। नगरों में गंदी बस्तियों का विकास हो गया, क्योंकि जो स्लम एरिया में जो लोग गरीब लोग हैं वो रहना स्टार्ट किए, गंदी बस्तियों का विकास हो गया। औद्योगिक अपशिष्टों के निष्कासन से प्रदूषण, जो भी अपशिष्ट पदार्थ निकाले गए उससे प्रदूषण फैला। ठीक है, तो यहाँ पे उपरोक्त सभी आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 32 ये है, सामाजिक पर्यावरण के समाजशास्त्री हैं। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चंस के ऑप्शंस, डॉक्टर श्रीनिवास, डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी। तो यही आंसर होगा कि सामाजिक पर्यावरण के जो समाजशास्त्री हैं वो हैं डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। यहाँ है, कृषि क्षेत्र में वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है। तो यह है प्रमुख कारण रासायनिक कीटनाशक का प्रयोग जो है वो प्रमुख कारण है। तो कृषि क्षेत्र में वायु प्रदूषण का जो प्रमुख कारण है वो रासायनिक कीटनाशक का प्रयोग है। पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण कानूनों का उद्देश्य है स्वच्छ पर्यावरण की स्थापना करना। ठीक है स्टूडेंट्स, पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण कानूनों का उद्देश्य है स्वच्छ पर्यावरण की स्थापना करना। वैज्ञानिक विधि का अन्य नाम है, तो उसका प्रयोगात्मक विधि भी बोलते हैं, क्योंकि प्रयोग करके ये सीखा जाता है, कोई भी चीज़ प्रयोग के द्वारा निष्कर्ष निकाला जाता है। तो ये वैज्ञानिक विधि के अन्य नाम हैं, वो हैं प्रयोगात्मक विधि। किंडरगार्टन विधि का दूसरा नाम है बाल उद्यान शिक्षण पद्धति। इसमें बच्चों के लिए उद्यान लगाया जाता है और इसमें बहुत सारी चीज़, जीव जंतु, पर्यावरण के माहौल क्रिएट किए जाते हैं और उसमें बच्चों को दिखाया जाता है। तो किंडरगार्टन जो होता है ये आपका विधि जो है वो बाल उद्यान शिक्षण पद्धति है। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी मुख्य गैस क्या है। तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी कारक है। उसके बाद है ओजोन परत के विनाश से प्राणी को किस रोग का भय होता है। तो सबसे ज़्यादा भय त्वचा कैंसर का होता है, त्वचा संबंधी बीमारी। अगर ओजोन परत का विनाश हो जाता है तो प्राणी को किस रोग का भय होता है, तो वो होता है त्वचा कैंसर का। उसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण क्षेत्र में कार्यरत संस्थाओं की संख्या कितनी है। तो वो है 20 से अधिक। कितना है स्टूडेंट्स, 20 से अधिक। राष्ट्रीय स्तर पर कार्यरत पर्यावरण के क्षेत्र में कार्यरत संस्थाओं की संख्या 20 से भी ज़्यादा है। भ्रमण निम्न में से किस विधि के उदाहरण हैं। तो यह है निरीक्षण करना, निरीक्षण विधि के उदाहरण है। भ्रमण जो है आपके निरीक्षण विधि का प्रमुख उदाहरण है। उसके बाद है 41 नंबर, सामान्य से विशिष्ट की ओर किस शिक्षण विधि में अपनाई जाती है। सामान्य से विशेष की ओर, यह है निगमन विधि। सामान्य से विशिष्ट की ओर किस शिक्षण विधि में अपनाई जाती है, निगमन विधि। कुमारी हेलेन पार्कहर्स्ट ने निम्न विधि का निर्माण किया था। तो वो है डाल्टन प्लान विधि का निर्माण किया था। डाल्टन प्लान विधि का निर्माण किया था। हरित गृह गैसें की सूची में निम्न में से कौन सी गैस नहीं है। तो देखिए स्टूडेंट्स, कार्बन डाइऑक्साइड तो है ही, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी है, मीथेन भी है, एसिटिलीन गैस जो है नहीं है। ठीक है, तो हरित गृह का जो सूची में है ये एसिटिलीन गैस नहीं है। अच्छे शिक्षण में क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। तो क्रिया आधारित होनी चाहिए, प्रेरणादायक होनी चाहिए, प्रगति आधारित होनी चाहिए, उपरोक्त सभी होना चाहिए। शिक्षण के विभिन्न तरीके होते हैं। पहला व्याख्या करना, दूसरा प्रश्न उत्तर करना,
तो ये दोनों विधि है, शिक्षण के दोनों विधि होते हैं, व्याख्या करना और आपके प्रश्न का उत्तर देना भी, ये दोनों विधि है, शिक्षण की विधि हैं। पाठ योजना का निर्माण किस लिए किया जाता है? तो पाठ को छोटा करके पढ़ाने हेतु। पाठ योजना का निर्माण जो है पाठ को छोटा करके पढ़ाने हेतु, पाठ निर्माण की विधि का जो पाठ योजना विधि है वो बनाया जाता है पाठ को छोटा करके पढ़ाने हेतु बनाने के लिए, ठीक है, पाठ योजना विधि का प्रयोग किया जाता है। अब आइए स्टूडेंट्स 47 में शिक्षा में 3R का अर्थ होता है। तो स्टूडेंट्स जान लें 3R का अर्थ होता है रीडिंग, राइटिंग, अर्थमेटिक, यानी उपरोक्त सभी हो जाएगा। रीडिंग भी होता है, राइटिंग भी होता है, ठीक है, और यहाँ पे अर्थमेटिक लिखा हुआ है। तो ये तीनों 3R का मतलब होता है। उसके बाद निम्न में से कौन सा विकल्प शिक्षण प्रक्रिया का अंग नहीं है? तो वो है शिक्षक तो है ही, शिक्षार्थी भी हैं, किच्छा कक्ष, ठीक है, शिक्षण विधि। तो ये तीनों अंग हैं। एक आपका कक्षा होना चाहिए, कक्षा, वो इसके शिक्षण प्रक्रिया के अंग नहीं है, यहाँ पे मिस्टेक है। बालक के भविष्य निर्माण की कर्मस्थली है, तो वो है भविष्य निर्माण की कर्मस्थली विद्यालय है। 50 नंबर क्वेश्चन से स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों में पर्यावरणीय बहुउद्देशीय ज्ञान निम्न विधि से प्रदान किया जा सकता है। तो वो है क्विज प्रतियोगिता। क्विज कराने से ये होता है कि उसके अंदर कंपटीशन की भावना जो है, पर्यावरण के बारे में जानने की भावना भी जागृत होती है। तो ये क्विज प्रतियोगिता विधि करके ये पर्यावरणीय बहुउद्देशीय ज्ञान को आप प्रदान कर सकते हैं, तो क्विज प्रतियोगिता करा के। उसके बाद है निम्न में से कौन सा प्रोजेक्ट क्रियात्मक शोध नहीं है? तो वो है पीने पानी की स्वच्छता, ये क्रियात्मक ही शोध है। पुस्तकालय व्यवस्था, ये भी है। नियंत्रण, कंट्रोलिंग, ये भी है। कक्षा कक्षों की सुंदरता, ये जो है क्रियात्मक शोध नहीं है। पारिस्थितिक विकास शिविर के आयोजन में आदर्श संभागी संख्या निम्न उचित हैं। तो वो है 25 से 50 तक। पारिस्थितिकी विकास शिविर के आयोजन में आदर्श संभागी संख्या, ठीक है, इसमें 25 से 50 के बीच में ही शिविर में ये आदर्श मतलब जो भी भाग लेने वालों की संख्या 25 से 50 के बीच में ही होना चाहिए, तब जाके शिविर में सभी लोग अच्छे ढंग से उस ज्ञान को आपस में बांट सकते हैं। उसके बाद है व्याख्यान विधि में किसका भूमिका मुख्य होती है? तो व्याख्यान विधि में शिक्षक की भूमिका प्रमुख होती है, याद रखेंगे, क्योंकि व्याख्या तो शिक्षक का ही काम है करना। उसके बाद है 54 नंबर क्वेश्चन, आगमन विधि के पाठ में कौन निरीक्षण करता है? तो बालक। आगमन विधि में कौन करता है? बालक खुद निरीक्षण करता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 55, पर्यावरण शिक्षण में शिक्षक किन किन कार्यों में भूमिका निभाते हैं? तो विषय वस्तु को चुनना, ये भी होगा, विश्लेषण करना, गतिविधियों का आयोजन करना, उपरोक्त सभी में जो है शिक्षक भाग लेते हैं, भूमिका निभाते हैं। प्राकृतिक संसाधन के उदाहरण नहीं है। तो भूमि, ऊर्जा, इमारतें जो है प्राकृतिक संसाधन के उदाहरण नहीं हैं। तो भूमि तो है ही, ऊर्जा भी है, जल भी है। निम्न में से कौन सा संसाधन और नवीकरणीय है? तो वो है पेट्रोल जो है। निम्न में से कौन सा संसाधन और नवीकरणीय है? तो वो है पेट्रोल। वनों के अत्यधिक महत्व के कारण इन्हें कहा जाता है। तो वनों का अत्यधिक महत्व के कारण वन को जो है ग्रीन गोल्ड कहा जाता है, सोना के समान है वो, ग्रीन गोल्ड कहा जाता है वन को। उसके बाद है प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से आशय है संसाधनों का सार्थक एवं नियोजित ढंग से उपयोग करना। जो आप संरक्षण का मतलब है जो आप लिमिट है उतना ही यूज करें। जैसे आप अगर पानी को वेस्ट कर देते हैं, गलत तरीक़ा से यूज करते हैं, कपड़ा साफ 1 बाल्टी में करना है तो आप 4 बाल्टी यूज कर रहे हैं वहाँ पे, तो वो सब जो है संरक्षण नहीं है जल का, वो है बर्बाद करना। तो यहाँ पे है संसाधनों का सार्थक एवं नियोजित ढंग से उपयोग करना ही प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के मुख्य आशय हैं। पर्यावरण की दृष्टि से सर्वाधिक उपयोगी वन है तो वो है उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन। उष्ण कटिबंधीय जो उष्ण कटिबंध के क्षेत्र में होता है, ये हर हमेशा जो है आपका मतलब वर्षा के कारण ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में ही होता है जहाँ पे बारिश होती है सबसे ज़्यादा। तो आपके भारत में भी उष्ण कटिबंधीय वन ही पाए जाते हैं, वर्षा वन,
ठीक है स्टूडेंट्स, ये याद रखेंगे। अब आइए क्वेश्चन नंबर 61 पे। वनों का कटाई का प्रमुख कारण क्या है? तो वन का कटाई मेन रूप से औद्योगिक मांग, ईंधन, इमारती लकड़ी, फर्नीचर उद्योग। तो ऐसे तो यहाँ पे होना चाहिए स्टूडेंट्स, फर्नीचर उद्योग, ईंधन सब कुछ में यूज होता है तो प्रमुख कारण, लेकिन यहाँ पे मेन कारण जो है वो ईंधन का प्रयोग में ही इसका प्रयोग किया जाता है। वन विनाश के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी है, तो वन विनाश ओजोन क्षरण ये नहीं है, विश्व तापमान में वृद्धि ये भी नहीं है, अति दोहन जो पेड़ पौधे का अति दोहन होता है ये वन विनाश के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी है, अति दोहन। पर्वतीय क्षेत्रों में वन विनाश से कौन सा प्रकोप बढ़ सकता है? तो ये भूस्खलन, ये जैसे आपका उत्तराखंड में हुआ था पिछले साल। तो भूस्खलन में क्या होता है कि पृथ्वी जो है धंस जाती है नीचे, जो मिट्टी जो है कटाव हो जाता है, तो इसको भूस्खलन बोलते हैं। तो ये पर्वतीय क्षेत्रों में वन विनाश के कारण ये प्रकोप होता है। समुद्रों में प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है? तो अगर तेल का रिसाव, अगर जैसे बम्बई हाई है, कई बार क्या होता है कि तेल का रिसाव हो जाता है, या कोई यान या जो जहाज़ पानी में जो जाते हैं उससे तेल का रिसाव हो गया, तो ये सब कारण से क्या होता है कि वो प्रदूषित हो जाता है जल, और जो जलीय जीव हैं वो मर जाते हैं। तो तेलीय रिसाव भी जलीय प्रदूषण का प्रमुख कारण होता है, जो समुद्री प्रदूषण का कारण है। उसके बाद है आपका वायु प्रदूषण का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है मानव के। तो बिल्कुल आप श्वास लेते हैं तो श्वसन तंत्र पे सबसे ज़्यादा वायु का प्रभाव पड़ेगा, तो श्वसन तंत्र पर होगा। उसके बाद है पृथ्वी पर जीवधारियों के लिए ऊर्जा का मूल स्रोत क्या है? तो सौर ऊर्जा जो है ऊर्जा का मूल स्रोत है। वायुमंडल में CH2 गैस की प्रतिशत मात्रा बढ़ने का कारक है, तो प्राकृतिक जैविक क्रियाओं का उत्सर्जन, प्राकृतिक जैविक क्रियाओं का उत्सर्जन ही CH2 गैस की प्रतिशत मात्रा बढ़ने का प्रमुख कारण है। वह संपूर्ण क्षेत्र जहाँ जीवों का अस्तित्व पाया जाता है कहलाता है जैवमंडल। वह संपूर्ण क्षेत्र जहाँ जीवों का अस्तित्व पाया जाता है क्या कहलाता है? जैवमंडल कहलाता है। क्या कहलाता है स्टूडेंट्स? जैवमंडल। पर्यावरण को बचाते हुए विकास जारी रखने की संकल्पना कहलाती है संपोषित विकास। पर्यावरण को बचाते हुए विकास जारी रखने की संकल्पना कहलाती है संपोषित विकास। पर्यावरण को सर्वाधिक प्रदूषित करने तथा विकृत किए जाने का दोषी किसे मानना चाहिए? तो मानव को मानना चाहिए। पर्यावरण प्रदूषण के लिए निम्न में से कौन सा कारण सर्वाधिक उत्तरदायी है? तो वो है औद्योगिकीकरण। ठीक है। उसके बाद है प्राथमिक स्तर पर भौतिक एवं जैविक पर्यावरण शिक्षण उद्देश्यों को निर्धारण करने का आधार होना चाहिए बालकों की आवश्यकताएं। क्या होना चाहिए? बालकों की आवश्यकताएं होनी चाहिए। उसके बाद है प्राथमिक स्तर पर भौतिक एवं जैविक पर्यावरण शिक्षण में विज्ञान प्रदर्शनी का उपयोग करने से बालक में विकास होता है, तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है। अगर आप बच्चे को विज्ञान प्रदर्शनी मेला में ले जाएंगे तो उससे जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आ जाइए 74 नंबर क्वेश्चंस पर। भौतिक एवं जैविक पर्यावरणीय शिक्षण के फलस्वरूप निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहारगत परिवर्तन कौशल के उद्देश्य के अंतर्गत आता है? तो वो है प्रयोग करना। विज्ञान किट का अर्थ है उपकरण युक्त बॉक्स। क्या विज्ञान किट? उपकरण। जो विज्ञान किट किसको बोला जाता है? जो उपकरण बॉक्स होता है उसी को विज्ञान किट बोला जाता है। फार्मलिन का उपयोग किया जाता है, तो फार्मलिन का प्रयोग जो है मृत जीवों के परिरक्षण में किया जाता है, उसको सुरक्षित रखने के लिए मृत जीवों के परिरक्षण में फार्मलिन का प्रयोग किया जाता है। मौलिक एवं जैविक पर्यावरण के अध्यापन हेतु अन्वेषण विधि का उपयोग सर्वप्रथम किया था, तो अन्वेषण विधि का प्रोफेसर स्टीवेंसन ने किया था, ये याद रखेंगे। मौलिक एवं जैविक पर्यावरण के अध्यापन हेतु अन्वेषण विधि का उपयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो प्रोफेसर स्टीवेंसन ने किया था। भौतिक एवं जैविक पर्यावरण में शिक्षण विधि का चयन निर्भर करता है, तो वो अध्यापक की योग्यता पर तो करता ही है, विद्यालय के स्तर पर भी करेगा, विषय वस्तु पर भी करता है। तो भौतिक एवं जैविक पर्यावरण में शिक्षण विधि का जो चयन होता है वो तीनों चीज़ पे, यहाँ पे जितने भी चीज़ें अध्यापक की योग्यता पर
विद्यालय के स्तर पर, विषय वस्तु पर, तो उपरोक्त सभी पर। उसके बाद क्वेश्चन है, बालक को कम से कम बताना चाहिए तथा उन्हें अधिक से अधिक स्वयं खोज निकालने के लिए प्रेरित करना चाहिए। यह कथन कहा गया है हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा। किसके द्वारा कहा गया है? हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा कहा गया है। बालक को कम से कम बताना चाहिए तथा उन्हें अधिक से अधिक स्वयं खोज निकालने के लिए प्रेरित करना चाहिए। कथन किसका है? तो हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा कहा गया है। मतलब जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो उसको सॉल्व नहीं करना चाहिए। जैसे मैथ ही पढ़ा रहे हैं तो ये नहीं कि सारे क्वेश्चंस को आप ही सॉल्व कर दें, उसे खुद उसे बनाने के लिए या प्रयोग करने के लिए प्रयास करने के लिए कहिए। जब नहीं होता है तो अंत में आप बतावें, तो ये एक अच्छा विधि है। तो ये जो कथन है ये हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा कहा गया था। उसके बाद है 80 नंबर क्वेश्चन। भौतिक एवं जैविक पर्यावरण शिक्षण की अन्वेषण विधि का अर्थ है अध्यापक के मार्गदर्शन में बालक स्वयं खोजे। कुछ भी जो अन्वेषण मैं खुद स्वयं खोज करता हूँ, यही अन्वेषण विधि होता है। तो अध्यापक के मार्गदर्शन में बालक जब स्वयं खोजे, कुछ नए निष्कर्ष को निकाले, तो वही अन्वेषण विधि है। खेल विधि किस स्तर के लिए उपयोगी है? तो खेल विधि आप प्राथमिक स्तर तक ही उपयोगी है, प्राइमरी लेवल तक ही ये उपयोगी है, माध्यमिक स्तर में ये उपयोगी नहीं है। तो याद रखेंगे कि खेल का विधि जो किस स्तर के लिए उपयोगी है, तो वो है प्राथमिक स्तर के लिए ही उपयोगी है। खेल विधि के जन्मदाता तो आपको पता ही होगा, हेनरी कॉल्डवेल कुक, हेनरी कुक भी याद कर सकते हैं। तो खेल विधि के जन्मदाता हेनरी कुक हैं। किसी बालक को उसके वातावरण पर आधारित ज्ञान दिए जाने की विधि को क्या कहते हैं? तो देख कर सीखना, पर्यावरण में अवस्थित, तो अवलोकन विधि इसका नाम दिया गया है, अवलोकन विधि। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, भौतिक एवं जैविक पर्यावरण प्रयोगशाला में कोई संभावित दुर्घटना होने पर हमें करना चाहिए? तो हमें प्राथमिक उपचार एवं चिकित्सक की सहायता करनी चाहिए। भौतिक एवं जैविक पर्यावरण प्रयोगशाला में कोई संभावित दुर्घटना होने पर हमें करना चाहिए, क्या करना चाहिए? प्राथमिक उपचार एवं चिकित्सक की सहायता करनी चाहिए। उसके बाद है केचुए को प्रयोगशाला में सुरक्षित रखने के लिए प्रयोग में लाते हैं। तो केचुए को प्रयोगशाला में सुरक्षित रखने के लिए डैश प्रयोग में लाते हैं, तो टेरेरियम प्रयोग में लाते हैं। केचुए को प्रयोगशाला में सुरक्षित रखने के लिए प्रयोग में लाते हैं टेरेरियम, ठीक है। अधिगम सामग्री के प्रयोग से बालकों को ज्ञान प्राप्त होता है, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। अधिगम सामग्री के प्रयोग से बालकों को ज्ञान प्राप्त होता है, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। आधुनिक परीक्षाएं बालकों में मस्तिष्क एवं उथल पुथल पैदा कर देती है। यह कथन किसने कहा है? S.C. स्टेड ने। किसने कहा है? S.C. स्टेड ने। आधुनिक परीक्षाएं बालकों के मस्तिष्क में उथल पुथल पैदा कर देती है। यह कथन किसने कहा है? S.C. स्टेड ने। मूल्यांकन शिक्षण का एक अभिन्न अंग है, क्योंकि इसके द्वारा अध्यापक को शिक्षण की सफलता का पता चलता है कि वो बच्चे को कितना सीखा पाया है। इससे क्या होता है कि बच्चे के बारे में पता चल जाता है कि बच्चे ने कितना सीखा है। तो मूल्यांकन बहुत ही ज़रूरी है। तो ये कथन जो है अध्यापक के शिक्षण की सफलता का पता चलता है, ठीक है। चलिए अब आइए यहाँ पे शिक्षण प्रक्रिया में मूल्यांकन आवश्यक है। तो शिक्षण कार्यों में सुधार के लिए भी आवश्यक है, पाठ्यक्रम में सुधार के लिए, बालकों की उपलब्धि का स्तर बढ़ाने के लिए, उपयुक्त सभी कार्यों के लिए ये जरूरी है, बहुत ज़रूरी है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, शैक्षिक प्रक्रिया के 3 प्रमुख अंग हैं। पहला है उद्देश्य, उसके बाद है अध्ययन, अध्यापन, परिस्थितियाँ, शिक्षार्थी। तो ये शैक्षिक प्रक्रिया के 3 प्रमुख अंग होने चाहिए। उद्देश्य, शिक्षण का उद्देश्य जरूरी है। उसके बाद अध्ययन, अध्यापन, ठीक है, परिस्थितियाँ, अध्ययन और अध्यापन की परिस्थितियाँ पैदा करना भी जरूरी है। और शिक्षार्थी, तो विद्यार्थी होगा तभी शिक्षार्थी होंगे, तभी शिक्षण ग्रहण करेंगे। तो ये अध्यापक भी होना जरूरी है और शिक्षण का उद्देश्य भी होना जरूरी है। और परिस्थितियाँ, ये अध्ययन अध्यापन की परिस्थितियाँ हैं। और लास्ट है शिक्षार्थी। ये तीनों चीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। तो ये प्रमुख उद्देश्य हैं शैक्षिक प्रक्रिया के। तो ये थे आपके 90 क्वेश्चंस पर्यावरण अध्ययन से। हो सकता है स्टूडेंट्स आपको
1 to 5 में अगर आप इस एग्ज़ाम में बैठते हैं टीईटी में, तो आपको 2-3 क्वेश्चंस यहाँ से आने की संभावनाएं होंगी। तो एक बार अच्छे से ज़रूर इसको देख लें। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।